नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं संविधान का एक वन शॉट क्लास। तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं, पहले तो मैं बता देता हूं कि इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। उनके 100 क्वेश्चन जो होने वाले उसके इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट करने वाले हैं कि अगर ये क्लास आपने देख ली तो इससे बाहर आपका संविधान का क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो ये वन शॉट क्लास होने वाली है, तो इसको अंत तक आपको ज़रूर देखना है। मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ कि ये वन शॉट क्लास है, तो मैंने ये जो लिया है पूरा एनालाइज किया है पीआईक्यू को, उसके आधार पर ये क्लास आपके लिए डिज़ाइन की गई। मैंने मध्य प्रदेश पुलिस को 2 बार क्वालिफाई किया है, इसके अलावा मैंने 15 इस प्लस एग्ज़ाम क्वालिफाई की हुई है। तो उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ, खासकर एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो आपको अंत तक ज़रूर देखना। आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से, यहाँ क्या है भाई साहब, अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची हैं। तो अंतिम रूप से बात करा तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची। इसके पहले अपन ने कल भी इसको देख चुके हैं। अगर यहाँ आपसे पूछे कि मूल संविधान में तो इतने थे 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची, अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में बहुत सारे आपके पास फैक्ट मिल जाएंगे। 395 मिलेंगे आपको, 348 448 भी मिलने वाला है, क्या भाई साहब, 448 भी मिलने वाला है और 470 भी मिलने वाला है। ये सभी फैक्ट आपको मिलने वाले। लेकिन आपको क्या लगाना, ये अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या लगाना ऑप्शन के हिसाब से। यहाँ अगर मूल संविधान बोला गया 395, वर्तमान में भी 395 ही बहुत सारी एग्जाम में मानती है। बाकी अगर बात करें 448 कुछ टाइम पहले था, लेकिन अगर वर्तमान 2025 की आज की स्थिति देखें तो 470 मानता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। बाकी आपके सामने तीनों ऑप्शन, आपकी जो तीनों चीज़ें हैं दिख रही है, 470, 448, 395, तीनों जो है वो आपके एक साथ ऑप्शन में नहीं देने वाला। तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये तीनों आपको एक बार देख लेने। अब इसके बारे में कुछ डिटेल आप देख लीजिए कि क्या चीज़ है। तो हम संविधान की बात करें, ठीक है, तो संविधान को आपको ध्यान से देखना है, इसमें क्या क्या होने वाला है अपन पूरे डिटेल में। तो यहाँ मूल संविधान है और यहाँ क्या है, वर्तमान संविधान। क्या भाई साहब, यहाँ वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं अपन। तो मूल संविधान में अगर अनुच्छेद की बात करूँ तो 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूची थी और 22 भाग है। कितने भाग, ये आपके 22 भाग है। अनुसूची कितनी है, ये आपकी अनुसूची हो जाएगी, अनुसूची 8। और क्या है, ये आपके आर्टिकल, क्या है भाई साहब, आर्टिकल हो जाएंगे। तो इतने होने वाले। अगर मूल वर्तमान स्थिति अगर देखिए तो आर्टिकल कितने, 395 मानता है कुछ एग्जाम, कुछ 448 मानती है और कुछ 470 मानती है। तो आपको ऐसे तो ये तीनों ऑप्शन एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपके एग्जाम में जो भी आपका आने आएगा तो वो आपको लगा देना अगर वर्तमान बोले। लेकिन मूल संविधान में तो ये 395 ही फिक्स है। अगर अनुसूची की बात करें, अनुसूची वर्तमान में 12 है। कितनी है, 12 अनुसूची, ये भी फिक्स होने वाला, 12 है वर्तमान में। और भाग बात कर, भाग आपका 22 भी माना जाता है, 25 भी माना जाता है। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देने वाला है। कुछ एग्जाम 22 मानती है, कुछ आपकी 25 मानती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन आपका करेक्ट अगर ईएसबी कौन मानता है, ईएसबी आपका 25 करेक्ट मानता है। तो ये आपको याद रखना। बाकी एसएससी वगैरह 22 भाग मानती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या कौन सी एग्जाम क्या मानती है। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन, ये भाई एएसबी ने पूछा गया है। तो ये क्या है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची है। वर्तमान स्थिति की बात करा, 2023 में एग्जाम हुई थी, उसके हिसाब से ही कितने 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूची मानी थी। अगर ये 2025 में क्वेश्चन पूछेगा एएसबी, तो एएसबी अपडेट पूछ सकता है, 470 पूछ सकता है। तो ये दोनों आपके साथ नहीं देगा, ये तो मैंने क्लियर ही बोल दिया था आपको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कितना भाई साहब, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे इफेक्ट आपको मिलने वाले हैं और टॉप 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
और वीडियो को जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उतनी जल्दी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब देखिए क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। लागू होने की बात करें तो लागू सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, ये चीज़ क्लियर। अगर बनकर कब तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। क्या हो गया था भाई साहब, तैयार हो चुका था। और 15 अगस्त 1947 को क्या है, हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हो गया था। अगर 30 जनवरी 1948 की बात करें तो इस समय क्या हुआ था, इस समय आपके जो गांधी जी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया। मैंने आपको बताया था कि संविधान इस समय बनकर तैयार हो गया था, तो हमने उसको स्वीकृत भी कर लिया था लेकिन लागू नहीं किया था। कब, 26 नवंबर 1949। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ वे उन पर आपको विशेष ध्यान देना है और डायरेक्टली आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से आधे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपकी ESB और मध्य प्रदेश पुलिस पूछ चुका है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसको जानते हैं। क्या भाई साहब, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसको जानते हैं, तो ये हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, ये कौन थे, ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इनके बारे में कुछ चीजें आपको याद रखनी, ये प्रारूप समिति के हेड थे। कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। ठीक है, फर्स्ट कानून मंत्री। तो भारत के फर्स्ट कानून मंत्री कौन थे, विधि मंत्री, कानून मंत्री आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। इनको संविधान का पिता बोलते हैं। और इन्होंने अनुच्छेद जो 32 था उसको क्या बोला था, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उसको संविधान की आत्मा बोला था, अनुच्छेद 32 को। अगर महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रीय पिता, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, अभी अपने बात की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और इनका महत्वपूर्ण लाइन थी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अगर बात करता हूँ तो ये क्या, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के क्या भाई साहब अस्थायी अध्यक्ष कौन होने वाले, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भारत के पहले कौन थे, राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होने वाले। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। अस्थायी की बात कर रहे हैं तो अस्थायी अध्यक्ष मैंने आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष। बाकी स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होने वाला है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी होने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में हमने मौलिक अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिए, आपकी एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। इसको समझना कि भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है ये हमने किस देश के संविधान से लिया, तो सबसे पहले किस से लिया है, तो ये अमेरिका से लिया। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मौलिक अधिकार से जुड़े कुछ फैक्ट आपको याद रखने, तो इसके लिए आपको आर्टिकल 12 से लगाकर कहाँ तक भाई साहब, 12 से लगाकर 35। अगर भाग की बात करूँ तो भाग आपका 3 होने वाला। ये इतनी चीज़ें तो आपको याद रखनी। बाकी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, किस देश के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से लिया है, ये चीज़ क्लियर। तो 12 से 35 तक भाग 3 अमेरिका के संविधान से लिया हमने मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार को क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार में आपके कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उसमें से अनुच्छेद आपका 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और भी आगे आपके सामने आर्टिकल आएंगे, वो अपन टाइम पर कवर करने वाले। बाकी अगर मौलिक अधिकार भाग 12 से 35 भाग 3 में अमेरिका के संविधान से अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा मौलिक अधिकार जितने भी है उनका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट के पास होने वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाई साहब? राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोले तो डीपीएसपी। क्या? डीपीएसपी की बात कर रहा है। तो डीपीएसपी आपका कहां से कहां तक होने वाला है? किस देश के संविधान से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। डीपीएसपी की बात कर रहा था आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। तो ये चीज क्लियर, आयरलैंड के संविधान से आपकी हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करता हूं तो आर्टिकल कहां से कहां तक होने वाला है? तो आर्टिकल आपका 36, क्या भाई साहब? 36 से लगाकर कहां होने वाला? आपका 51 तक होने वाला है। ये चीज क्लियर। इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जैसे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? आपका पंचायत से। तो अनुच्छेद 40 आपका पंचायत वाला करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 44 की बात करें समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता कहाँ हो जाएगा? अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायत से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, क्या भाई साहब? मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, किस देश के संविधान से लिया है? तो मौलिक कर्तव्य हमने रूस या पूर्व सोवियत संघ से लिया है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य से जुड़े कुछ फैक्ट, तो ये क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? बिल्कुल नहीं थे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने? वर्तमान में आपके 10 हैं। वर्तमान में कितने? 10 हो या 11 है, ये आपको बताना है। तो वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो वर्तमान जब हमारा ये थे तो ये कितने थे? हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने आपको पता होगा कि मूल संविधान की अगर बात करें, मूल संविधान में आपके 0 थे। फिर अपन ने 42वां संविधान संशोधन किया, इसमें हमने 10 जोड़े। फिर हमने 86वां संविधान संशोधन किया। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन किया, इसमें एक और जोड़ा। तो अपने टोटल वर्तमान में कितने हो चुके? 11 हो चुके। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है हमने वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा, और 10 हमने 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। अगर मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन से भाई साहब? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने इनको जोड़ा। तो ये आपको याद रखना है। तो किस देश से लिया है? तो रूस से लिया है। किस समिति की सिफारिश पर हमने जोड़ा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मूल संविधान में कोई भी आपका मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने कितने जोड़े? हमने 10 जोड़े। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने एक और जोड़ा। वर्तमान में आपके 11 हो चुके हैं। और 11वां किससे संबंधित है? आपका ये आपके शिक्षा संबंधित होने वाला 11वां मौलिक कर्तव्य। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन भाई साहब सिलेक्टेड है, और आप देख पा रहे होंगे कि सभी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आ चुके हैं, वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। और अगर ये क्लास आपने देख ली तो आप मान लेना कि संविधान से अगर क्वेश्चन आपका बनता है, चाहे एप्टेक ले रहा हो या कोई से भी एग्जाम एजेंसी ले रही है, एप्टेक ले रहा है, एडीक्यूटी ले रही है, टीसीएस ले रही है, आपकी जो कोई सी भी अगर एजेंसी लेती है, तो इसके बाहर आपका मध्य प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, किसकी? संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली हमने? तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ली। ये तो आपका क्लियर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। संशोधन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो ये कहाँ से ली हमने? तो भाग कौन सा होने वाला? भाग तो आपका 20 होने वाला। कौन सा भाई साहब? भाग 20 होने वाला। अगर अनुच्छेद की बात करो, अनुच्छेद 368 होने वाला। दक्षिण अफ्रीका से लिया, ये भी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको। किस देश से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण आपको संविधान संशोधन याद रख ले, जैसे पहला संविधान संशोधन, और आपको कौन सा? 106 पहला, और अभी अंतिम वाला तो याद करना ही चाहिए। पहला किससे संबंधित है? आपका भूमि सुधार से। किससे? भूमि सुधार से आपका पहला संविधान संशोधन संबंधित होना चाहिए। और वर्तमान में 106वां सबसे नवीनतम किससे? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कौन सा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपका 106वां संविधान संशोधन होने वाला। इसमें क्या किया हमने? जो लोकसभा, विधानसभा या कोई से भी आपकी इलेक्शन होता है उसमें 33% आपका आरक्षण महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया। तो ये आपका 106वां संविधान संशोधन होने वाला है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित? कौन सा?
मौलिक अधिकार से कौन सा भाग आपका संबंधित है? अपन मौलिक अधिकार के बारे में बात कर चुके हैं। तो भाग आपका 3 संबंधित होने वाला। अनुच्छेद की अगर बात करता हूँ तो अनुच्छेद आपका 12 से लगाकर 35 तक होने वाला, अमेरिका की संविधान से लिया है अपन ने। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन है? ये मैं बात कर चुका था अस्पृश्यता की। अस्पृश्यता आपका अनुच्छेद 17 में। किसमें भाई साहब? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद अगर 14 की अगर बात करें तो विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता आपका किसमें है? विधि के समक्ष समानता आपका अनुच्छेद किसमें है? 14 में होने वाला है। अगर और बात करता हूं मैं, अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में आपका भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर? लिंग, जाति, क्या भाई साहब? लिंग, जाति, धर्म, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद आपका कौन कहता है? अनुच्छेद 15 आपका बोलता है। अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता, ठीक है भाई साहब, का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 से संबंधित होने वाला है आपका। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो मौलिक अधिकार, पहले आपका संपत्ति का अधिकार था, वो मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान अगर स्थिति देखिए तो यह आपका विधि अधिकार या कानूनी अधिकार बन चुका है। तो ये हमने 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1978 में। तो ये आपको ये डेट भी है याद रखनी, सन भी। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें हमने क्या किया था, जो संपत्ति का अधिकार था, ये मौलिक अधिकार था, उसको निकाल कर हमने कहाँ? विधि अधिकार में जोड़ दिया। तो कहाँ जोड़ा? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका 300A में डाल दिया। पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में कानूनी अधिकार इसको बना दिया हमने, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा प्रदान करता है? तो मैंने आपको बताया सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बोला था कि अनुच्छेद 32 जो है ये संविधान की आत्मा है। तो ये कौन सा अनुच्छेद होने वाला? इसी आर्टिकल को बोला है कि ये जो है सर्वोच्च न्यायालय हमारे जो मौलिक अधिकार होने वाले उसकी रक्षा करने वाला है अनुच्छेद 32 के द्वारा। अनुच्छेद 14 क्या है? आपका विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 19 अपन देख चुके हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अंदर आपकी आज़ादी होने वाली है, आपका जीवन की रक्षा, राइट टू प्राइवेसी, सभी आपका अनुच्छेद 21 के अंदर में आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता दी गई है? कितनी स्वतंत्रता दी गई? तो 6 स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य? भाई साहब क्या? मौलिक कर्तव्य, सॉरी भाई साहब, मौलिक अधिकार बोल दिया, लेकिन कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य आपके 11 होने वाले। मूल रूप से आपका कितने थे? मूल रूप से 0 थे। हमने जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा हमने क्या जोड़ा? 10 जोड़ देते थे, हमने 11वां भी जोड़ा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के बाद जोड़ा? तो ये हमने 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। इसके अंडर हमने अनुच्छेद 21 से भी जोड़ा। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें हमने मौलिक अधिकार में क्या जोड़ा? 21, अनुच्छेद 21 से जोड़ा। इसमें क्या जोड़ा हमने? तो ये भी आपका शिक्षा से संबंधित होने वाला है। और इससे अपन जो आरटी आपके फॉर्म डलते हैं, आपने सुना होगा कि बच्चों के मुफ्त प्राइवेट स्कूल में क्या है? मुफ्त एडमिशन होते हैं आरटीई योजना के तहत। तो वो ये ही होने वाला, इसी आर्टिकल के द्वारा आपको मिलता है वो अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति का चुनाव अगर लड़ना है तो आपके पास न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितने भाई साहब? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर यहाँ बात करें अपन तो सभी एज वाले अपन क्लियर कर लेते हैं। अगर आप बात करो कि पंचायत की अगर बात करो तो पंचायत का इलेक्शन लड़ना है, लोकल बॉडी, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए। अगर मैं लोकसभा की बात करता हूँ, किसकी? लोकसभा की अगर बात करता हूँ, लोकसभा के लिए आपका 25 वर्ष होनी चाहिए।
अगर विधानसभा की भी बात करता हूँ, किसकी भाई साहब, विधानसभा की अगर बात करता हूँ, विधानसभा मेंबर बनने के लिए भी आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर राज्यसभा की बात करें अपन तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, क्या भाई साहब, राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष। और विधान परिषद, किसके लिए, विधान परिषद के लिए कितनी होने वाली है, विधान परिषद के लिए भी आपकी 23 उम्र होने वाली है। तो ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। बाकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए आपकी 35 उम्र होने वाली है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बनता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता। तो भारत का जो राष्ट्रपति है इसको पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन भाई साहब, भारत का आपका मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता। भारत का मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो वर्तमान में कौन है, वर्तमान में 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश आपके कौन होने वाले, गवई साहब। कौन, गवई साहब होने वाले हैं। तो ये 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। अगर राष्ट्रपति की बात करो, राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो द्रौपदी मुर्मू है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या भाई साहब, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में। तो महाभियोग की अगर बात करें तो अनुच्छेद 61 में होने वाली है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग। अनुच्छेद अगर 72 की बात करो, क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है वो किस में, अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 52 की अगर बात करो, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 56 में क्या चीज़ है, तो इसमें कार्यपालिका की शक्ति ऐसा कुछ है या निर्वाचन। तो ये अपने क्लियर नहीं है तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो अनुच्छेद 61 आपका महाभियोग, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 32 क्षमादान। 56 को एक बार आप देख लेना, इसमें थोड़ा सा समस्या है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अगला देखते हैं। अगला है, संविधान की किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। तो किस में की गई है राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था, तो ये अनुच्छेद 52 में की गई। किस में, अनुच्छेद 52 में की गई है। अनुच्छेद 61 आपका महाभियोग होने वाला है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो किसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अनुच्छेद 54 के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। बाकी सब तो रिपीट हो रहे हैं आर्टिकल, तो इतना लोड नहीं लेना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, राष्ट्रपति राज्यों को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। राष्ट्रपति शासन की अगर बात करता है तो अनुच्छेद 356 है ना। अनुच्छेद 356 में क्या है भाई साहब, राष्ट्रपति शासन है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आपका किस में होने वाला है, अनुच्छेद 56 में होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करो अनुच्छेद 360 में क्या होने वाला, इसमें आपका वित्तीय आपातकाल होने वाला। कौन सा आपातकाल, वित्तीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 360 में होने वाला है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में होने वाला। तो ये चीज़ें आपको जो मैं बोल रहा हूँ और जो लिख रहा हूँ वो आपको याद रखना है। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना पड़ेगा। अगला देखिए, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो ये कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होने वाली है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा जो होती है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। अगर यहाँ बात करें तो वर्तमान अगर स्थिति देखें तो वर्तमान में जो भारत का उपराष्ट्रपति थे, भारत के उपराष्ट्रपति वो जगदीप धनखड़ साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वर्तमान में कौन, आपके रामकृष्णन होने वाले, ठीक है, वी रामकृष्णन आपके वर्तमान में उपराष्ट्रपति होने वाले। जगदीप धनखड़ साहब आपका इस्तीफा दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसका चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य आपके करते हैं। वर्तमान में अगर लोकसभा का अध्यक्ष बात करूं तो ये कौन होने वाले, तो ओम बिड़ला। कौन भाई साहब, ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष होने वाले। तो ये आपको ये सामने क्लियर हो चुका है, ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदन की अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता आपका कौन करता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर संयुक्त बैठक की अगर बात करूं, किसकी भाई साहब, संयुक्त बैठक की अगर बात करूं
तो यहाँ आपको क्लियर करना चाहिए। यहाँ क्या पूछा, संयुक्त बैठक, तो आपका लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा, क्या होने वाला, राष्ट्रपति होने वाला। ठीक है, क्या होने वाला, राष्ट्रपति होने वाला। क्या चीज़ है, राष्ट्रपति क्या करता है और लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता भी करता है। आपका संयुक्त बैठक अनुच्छेद 110 में, किस में, अनुच्छेद 110 में संयुक्त बैठक किस में होने वाली है भाई साहब, रुक 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। हाँ भाई साहब, तो क्या था हमारा, तो ये क्वेश्चन था, तो इसमें अपन क्या कर रहे थे, इसको एक बार क्लियर कर देना। अब देखना है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन ये था कि राष्ट्रपति आपका बुलाता तो है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष आपका अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है कि कौन करेगा भाई, संयुक्त बैठक होनी चाहिए, बुलाता कौन है, तो बुलाता आपका राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की अगर बात करता हूँ तो इसके लिए आपका अनुच्छेद 108 होने वाला है। जो अनुच्छेद 110 होने वाला वो किससे संबंधित होने वाला, तो बजट से, वित्तीय वार्षिक वित्तीय जो विवरण होने वाला उससे आपका संबंधित होने वाला है। अगला है धन विधेयक, सबसे पहले कहाँ पेश होता है, तो ये आपका लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक कहाँ, लोकसभा में पेश होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के भाई साहब सदस्य जो होते हैं उसका कार्यकाल आपका 6 वर्ष होता है, और यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा की अगर बात करता हूँ, किसकी, राज्यसभा की, इसको ध्यान से देखना कि राज्यसभा जो होती है एक स्थायी सदन होता है। कैसा सदन है, एक स्थायी सदन है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, स्थायी सदन है। इसमें आपके टोटल कितने, 245 मेंबर हैं, जिसमें से आपके 12 क्या है, 12 तो राष्ट्रपति निर्वाचित करता है। ये आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति कितने निर्वाचित करता है, तो आपको 12, बाकी जो बच्चे का 12 तो 3, 12 243 का चुनाव होता है। तो इसमें क्या होता है, 1/3 जो मेंबर होते हैं वह हर 2 साल में इलेक्ट होते हैं। ऐसे 6 साल इसलिए होता है कि अपने के आधे मेंबर, इसमें 1/3 जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव हर 2 साल में होता है। जैसे ये हुआ, ये 6 साल चलेंगे, फिर अगले वाले उनका अगले साल चुनाव हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये एक स्थायी सदन होने वाला। ये क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होने वाली है, तो ये 30 वर्ष होने वाली है। मैं एज वाले जो कॉन्सेप्ट था उसमें आपको क्लियर करवा चुका हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी क्लियर कर चुका हूँ। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो लोकसभा का जो सदस्य बन सकता है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, मतलब मिनिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए। अब देखिए संसद का स्थायी सदन कौन सा है, तो संसद का स्थायी सदन आपका राज्यसभा, मैंने आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है, संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा आपकी भारत की देन है, तो शून्यकाल आपका भारत की देन है, और शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद आता है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद क्या आता है, प्रश्नकाल के ठीक बाद आपका शून्यकाल आता है। अभी मैंने बताया कि प्रश्नकाल के ठीक बाद आपका शून्यकाल आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा के पास है, तो राज्यसभा के पास ऐसा अधिकार है जो केवल राज्यसभा के पास ही है, तो वो कौन सा, नई अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करना और उनका अनुमोदन करना, ये आपका केवल राज्यसभा के पास होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अगर बात करें तो राष्ट्रपति करता है। कौन भाई साहब, राष्ट्रपति करता है। भारत में महान्यायवादी की अगर बात करें अनुच्छेद 74 में वर्तमान में कौन है, वेंकट रमणी साहब, कौन, वर्तमान में वेंकट रमणी साहब होने वाले। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ये भी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं। इसके लिए आर्टिकल आपका 148 से 151 तक है, लेकिन महान्यायवादी की नियुक्ति ये आपका 48 में। इसके कौन है, संजय मूर्ति साहब होने वाले। कौन, ये वर्तमान में संजय मूर्ति होने वाले, संजय
मूर्ति। तो ये आपको याद रखना है, वर्तमान में कौन है, संजय मूर्ति साहब होने वाले, और वो कौन थे आपके अटॉर्नी जनरल वेंकट रमन होने वाले, रमणी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्या भाई साहब, राज्य है उसके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं की गई? यहाँ क्या पूछा, किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं की गई? तो किस किस को, राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं, उपराष्ट्रपति को भी अपन हटा सकते हैं। यह संविधान में ऐसा जिक्र किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को भी हटाने का आपका जिक्र है, लेकिन राज्यपाल को हटाने का जिक्र नहीं है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला। तो ये क्लास आपको कैसी क्या लग रही है भाई साहब, आप ज़रूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही। और हमारी लाइव क्लास भी जल्द आने वाली 1 तारीख से। तो 11 बजे तो आपकी कौन सी क्लास आने वाली, यही आपकी जीके की क्लास होने वाली, और शाम को 6 बजे मैथ्स की क्लास होने वाली। तो ये देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की आपकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है भाई साहब? राज्यपाल करता है। तो ये आपको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय बोलो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए सेवानिवृत्ति की? 65 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप हाई कोर्ट की बात करें तो 62 वर्ष होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु आपकी 62 वर्ष होने वाली है। तो ऑप्शन भी आपको करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? क्या है? मौलिक अधिकार का संरक्षण। ये किस में आता है? आपके सर्वोच्च न्यायालय के अंडर भी आता है, और आपका हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय उन दोनों के अंडर में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में एकीकृत न्यायपालिका जिसके शीर्ष पर कौन होगा? तो सबसे हाईएस्ट आपकी कोर्ट कौन होने वाली? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट होने वाली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात करें तो 26वें नंबर के कौन है? वर्तमान में आपके 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार है। कौन है भाई साहब? 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार होने वाले। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि जो 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? तो ज्ञानेश कुमार आपके होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, नीति आयोग का गठन किस संस्थान को बदलने के लिए किया गया? तो नीति आयोग का संस्थान आपका योजना आयोग के बांटे में किया गया, इसको बदलने के लिए। या अगर नीति आयोग की अगर बात करें, किसकी भाई साहब? अगर नीति आयोग की बात करें, किसकी? नीति आयोग की। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको याद रखने, जैसे कि इसकी स्थापना 1 जनवरी, कब इसकी स्थापना? 1 जनवरी 2015 को हुई। इसके अलावा अगर बात करूं मैं, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा इसके हेड कौन होते हैं? अध्यक्ष की अगर बात करता हूं तो इसके अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो आपका कौन होगा? अध्यक्ष होगा। अगर उपाध्यक्ष की अगर वर्तमान स्थिति बात करें तो उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन होने वाला? तो ये सुमन बेरी होने वाला। उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी होने वाली है। और आपके कौन होने वाले? सीईओ कौन होने वाले? इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि इसके वर्तमान में सीईओ कौन होने वाले, जरूर बताइए। इसका वेट मैं करूंगा कि इसके सीईओ कौन है, नीति आयोग का वर्तमान में सीईओ कौन है, ये जरूर बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी? तो ये हमने कब की? 61वां संविधान संशोधन के समय की थी। ये किसने करी थी? इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी साहब इस समय प्रधानमंत्री थे। वे युवाओं के चहेते माने जाते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अगला देखिए, अगला है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान स्थिति की अगर बात करो तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होने वाले? प्रधानमंत्री साहब होने वाले। अगर फ्यूचर में राहुल गांधी बन गए तो फ्यूचर में कौन होंगे? राहुल गांधी आपके नीति आयोग के हेड होंगे। ऐसा हमेशा होगा। अगर मोदी जी रहे तो मोदी जी रहने वाले, इसमें तो कोई लोड नहीं है। अगला है, कौन सी संस्था एक संवैधानिक इतर संस्था नहीं जिसका उल्लेख संविधान में नहीं? तो अगर संविधान में किस किस का उल्लेख ये तो हम पता कर सकते हैं। तो वित्त आयोग का है क्या? बिल्कुल। वित्त आयोग की अगर बात करता हूं तो वित्त आयोग का है 280 में।
अगर नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग आपका इसमें नहीं होने वाला। अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, अनुच्छेद 315। आपका निर्वाचन आयोग की अगर बात करें, निर्वाचन आयोग किस में होने वाला, तो निर्वाचन आयोग आप बता सकते हो कि निर्वाचन आयोग किस में होने वाला। तो निर्वाचन आयोग, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग आपका किस में होने वाला। अगला देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में भाषा का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषा का उल्लेख होने वाला। तो 8वीं अनुसूची जो है उसमें भाषा का उल्लेख है। हम सूची देख लेते हैं क्या भाई साहब, हम अब सूची देख सकते हैं। अगर सूची की अगर बात करें तो 1 से अपन 12 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 5 6 7 8 9 10, अभी 10 लिख लेते हैं। एक में क्या है होने वाला आपका, एक में आपका किसका उल्लेख होने वाला है, आपका राज्य का उल्लेख होने वाला, किसका, राज्य। दूसरे में अगर यहाँ देखो तो स्पोर्ट्स से आप याद कर सकते हो, स्पोर्ट्स, ठीक है भाई साहब। तो स्पोर्ट्स, पी से क्या हो जाएगा, पेमेंट मतलब वेतन का, पी से क्या हो जाएगा, वेतन, पी से क्या हो जाएगा, वेतन। एस से स्टेट बोले राज्य, पी से वेतन, पी से पेमेंट बोले वेतन, ओ से ओथ बोले शपथ। तीसरी अनुसूची में आपका शपथ का उल्लेख मिलता है। चौथी में अगर बात करें तो राज्यसभा का सदस्य, किसका, राज्यसभा के सदस्य के बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपका अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 की अगर बात करें तो यहाँ अनुसूचित जाति की अगर बात करता है, किसकी, अनुसूचित जाति का उल्लेख, अनुसूचित जाति का उल्लेख बात करता है अनुसूची आपके 5 में। बाकी अगर 6 की अगर बात करता हूँ, 6 में क्या होने वाला, ATM आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो इसमें 4 राज्य जो होने वाले, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कौन कौन से, असम त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कौन सा, मेघालय और मिजोरम इसमें होने वाले। आपका मणिपुर इसमें शामिल नहीं होने वाला है। मणिपुर आपका ऑप्शन में देगा लेकिन आपको मणिपुर नहीं लगाना, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर। तो ये अनुसूची थी। 7वीं में क्या होने वाला है, 7वीं में आपकी सूची होने वाली है। 7वीं में क्या वैसा सूची, 8वीं में आपकी भाषा का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो भूमि सुधार, 9वीं में भूमि सुधार। 10वीं में आपका दल बदल, 10वीं में आपका दल बदल होने वाला, दल बदल, ठीक है, दल बदल होने वाला है 10वीं में। अगर 11वीं की अगर बात करें तो 11वीं में आपका पंचायत संबंधित होने वाली है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। 11वीं में क्या है, 12वीं में क्या है, 12वीं में आपका किससे, नगर निकाय, क्या, नगर निकाय किस में होने वाला, आपका 12वीं अनुसूची में होने वाला है। ये आपकी अनुसूची थी भाई साहब। तो ये अनुसूची आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है। तो आपका 6ठी वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6ठी में कौन कौन से राज्य, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन राज्यों का उल्लेख की अनुसूची में होने वाला है। तो ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है। तो वर्तमान स्थिति बात करें 22, मूल संविधान में आपकी 14 भाषा थी। ये क्वेश्चन देख लेते, ये लगा दिया ना, बिल्कुल लगा दिया अपन ने। तो कौन सा 22 भाषा थी, मूल संविधान में आपकी 14 भाषा थी, लेकिन हमने ऐड कर करके कितनी कर दी, 22 वर्तमान में कर दी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। दल बदल मैंने बताया था 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित होने वाले। दल बदल से संबंधित आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि ये हमने किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने दल बदल कानून जोड़ा था और ये वाली अनुसूची हमने जोड़ी। अगला देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में। तो आपका 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। तो वो स्लाइड आप देखना कितनी महत्वपूर्ण है, और ये मध्य प्रदेश पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है। और इनके जो फैक्ट है, कुछ क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस में आए हुए हैं, और 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने की भरपूर संभावना रखते हैं। और ये जो फैक्ट बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये बताई आपको अनुसूची के बारे में, तो अनुसूची के बारे में भाई साहब तीन क्वेश्चन आए मान लीजिए, तो बाकी जो फैक्ट आने वाले हैं वो तो आपकी एग्जाम में आने वाले। ये चीज़ आप समझना और इसको क्लास को पूरा देखना है आपको। हाँ, तो इसमें क्या था, हमने पंचायती राज की बात करी, 11वीं अनुसूची। पंचायती राज की अगर बात करें तो 73वां संविधान संशोधन, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। ये लागू कब हुआ था, तो 1993 में आपका लागू हुआ था। ये क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या है, आपका पंचायती राज संबंधित होने वाला, तो ये आपको याद रखना है। और 11वीं अनुसूची में काम करने के लिए आपको कितने विषय है, 29 विषय होने वाले पंचायत के लिए।
अगला देखिए नगर पालिका से संबंधित नगर निकाय, मैंने आपको बताया 12वीं अनुसूची में, तो 12वीं अनुसूची नगर निकाय, इसके लिए कौन सा प्रावधान होने वाला, संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन। कौन सा, ये अपन ने कौन सा कर लिया भाई, 73वां, और ये आपका 74वां संविधान संशोधन आपका हो जा। तो आप देखना कि अपन संविधान संशोधन में आपको करवा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली। और मध्य प्रदेश पुलिस के विद्यार्थी जितने भी हैं उनके लिए यह क्लास तो रामबाण क्लास होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो अभी अपन बात कर चुके हैं पंचायती राज से संबंधित होने वाली, और ये इसके द्वारा हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी, जो हमने क्या किया 11वीं अनुसूची में काम करने के लिए आपको 29 विषय प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन होने वाला, आंध्र प्रदेश होने वाला। कौन भाई साहब, आंध्र प्रदेश होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, गठन की बात कर रहा है तो 1973 में 53 में तक गठन हुआ था, लेकिन इसने रिपोर्ट कब दी थी, 1955 में रिपोर्ट दी थी। और उसके बाद गठन स्टार्ट कब हुआ था, 1956 में आपका गठन स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया। कौन सी, राष्ट्रीय भाषा नहीं, यहाँ आपको ध्यान देना है कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की राजकीय भाषा है वो कौन है, हिंदी है। वो किसमें, अनुच्छेद 343 आई में होने वाला है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, इसको समझना। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है, मैं आपको बता चुका था कि राष्ट्रीय आपातकाल आपका 352 में होने वाला, 356 में राष्ट्रपति शासन, कौन सा शासन, राष्ट्रपति शासन आपका 356 में होने वाला है। अगर वित्तीय आपात की बात करें, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, क्या भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषित हो चुका है, वित्तीय आपातकाल, क्या वैसा वित्तीय आपातकाल की बात कर रहे हैं तो भारत में वर्तमान में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, बाकी राष्ट्रपति शासन तो लगता रहता है, और आपका राष्ट्रीय आपातकाल भी आपका लग चुका है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय आपातकाल की घोषणा आपका 360 में होने वाला है, अनुच्छेद 370 सभी को जानते हैं, हमने आर्टिकल 370 का कुछ प्रावधान हटाया। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में किसका उल्लेख था भाई, कौन सा विशेष प्रावधान था, तो अनुच्छेद 370 में विशेष प्रावधान था। तो हमने क्या पूरा अनुच्छेद 370 नहीं हटाया, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग कि अनुच्छेद 370 हटा दिया, अनुच्छेद 370 का विवादित भाग हमने हटाया, अनुच्छेद 370 तो वर्तमान में भी है, तो ये आपको ध्यान देना। अगला देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता। अगर राष्ट्रपति आपातकाल भी लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल भी लगता है, तो अनुच्छेद आपका 21 और 20, कौन सा, अनुच्छेद 21 और 20 आपके क्या होते हैं, ये आपका स्थगित नहीं होते। बाकी सभी आपके मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते, सभी चीजें स्थगित हो जाती है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 आपका स्थगित नहीं होता है। अगला देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो इसके बारे में बात कर चुके हैं, संविधान संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 में होने वाला संविधान संशोधन, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। अब देखिए अगला, भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ पहला संविधान संशोधन, भूमि सुधार से संबंधित होने वाला। लेटेस्ट कौन सा, 106वां नारी शक्ति वंदन अधिनियम होने वाला। अगला है आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो सूचना का अधिकार अधिनियम आपका कब लागू हुआ, तो 2005 में। और आरटीआई एक्ट कौन सा है, 2005 का आरटीआई एक्ट भी होने वाला है। अगला देखिए, अगला है किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था। ये किसके द्वारा, मैंने आपको बताया था कि 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, लागू 2003 में हुआ था, इसके द्वारा हमने जो मौलिक कर्तव्य हमने क्या 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जो शिक्षा संबंधित होने वाला, और एक मौलिक अधिकार भी हमने जोड़ा, कौन सा, अनुच्छेद 21 से जोड़ा था, और ये किससे संबंधित होने वाला, ये भी आपका शिक्षा से संबंधित होने वाला। यही हमसे पूछा है कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा है, तो मौलिक अधिकार के लिए आर्टिकल आपका 21 से होने वाला है, तो और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया, तो सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध से संबंधित होने वाला, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध। अगला देखिए,
वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन आपका 5 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। वर्तमान में आपका 16वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा? 16वां वित्त आयोग चल रहा है। इसकी हेड कौन है? पर इसके हेड की अगर बात करें तो अरविंद पनगड़िया। अरविंद कौन भाई साहब? पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होने वाले, हेड कौन होने वाले? अरविंद पनगड़िया साहब होने वाले। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है आपको? 315 वाले आर्टिकल में पता होगा। अगर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें, ये कौन होने वाले? ये वर्तमान में अजय कुमार होने वाले। कौन है? अजय कुमार वर्तमान में हेड होने वाले आपके यूपीएससी की। तो ये आपको ये क्लियर होगा। अगला देखिए, अगला क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? किस में है? मैं आपको बता चुका हूं कि अनुच्छेद 315 में होने वाला था। ये आपका क्लियर हो गया होगा, अनुच्छेद 315। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये आधार था आपका कैबिनेट मिशन 1946। क्या होने वाला? कैबिनेट मिशन आपका 1946 होने वाला है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, कैबिनेट मिशन 1946। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री कौन थे? तो विदेश मंत्री आपके विदेश मंत्री के साथ प्रधानमंत्री ये कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल पहले गृह मंत्री, मौलाना आजाद पहले आपके शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये आपके राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब होने वाले। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम संघीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? स्वतंत्र भारत मतलब आजाद की बात कर रहा है, तो षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, षणमुखम शेट्टी। अगला देखिए, अगला क्या है? भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया था? अपन ने सुना है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? भारत क्या है भाई साहब? राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया हुआ है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का महासंघ है। भारत में राज्य भी, केंद्र शासित प्रदेश भी, लेकिन इसका जिक्र नहीं है। भारत कैसा है? भारत आपका राज्यों का संघ होने वाला है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि संविधान में क्या है। और ये मध्य प्रदेश पुलिस में पूछेगा ये क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन है लाजवाब है। और आपके एग्जाम में अगर ना आ जाए, सिंगल क्वेश्चन अगर गलत हो जाए आपका संविधान से, तो बोल देना कि सर गलत हो गया। अगला देखिए, नए राज्यों का गठन और उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार आपका संसद के पास। किसके पास भाई साहब? संसद के पास ये वाला अधिकार होता है। अगला देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो अंडमान और निकोबार की अगर बात करें, ये किसके नज़दीक आपको दिखता है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल के नज़दीक दिखता है। तो पश्चिम बंगाल का जो हाईकोर्ट होगा वही आपका अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट होगा। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय आपको पश्चिम बंगाल का है। तो यही किसका होने वाला? अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट होने वाला है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा के गणपूर्ति कोरम संख्या कितनी होने वाली? तो कुल सदस्य का 1/10 क्या होने वाली है? जो कुल मेंबर है उसका 1/10 आपका होना चाहिए। अगला देखिए, अगला क्या है? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनकी बैठक कब हुई? तो 1952 में हुई, क्योंकि 1951 में आपकी 51-52 में चुनाव हुए, उसके बाद ही आपकी बैठक होने वाली थी। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कर रहा है। तो ये किस में होने वाला? अनुच्छेद 39A में होने वाला। अनुच्छेद 40 की अगर अपन बात कर चुके पंचायत से, किससे? पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 40 होने वाला। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता संबंधित होने वाला है। इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन होने वाला है? तो उत्तराखंड होने वाला है। इसके पहले से ही लागू वाला राज्य कौन? गोवा होने वाला है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि एग्जाम में कैसे क्या पैटर्न पूछता है। अगला है, ग्राम पंचायतों का संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। तो ये आपको क्लियर होगा। अगला देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली है?
तो भारत में किसी एकल नागरिकता, ये इंग्लैंड के संविधान से ली है। अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जैसे वहाँ अमेरिका की भी नागरिकता होती है और राज्य की भी नागरिकता होती है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, हमने कहाँ से लिए, इंग्लैंड से ली है। अगला देखिए, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा हमने किया, तो ये केशवानंद भारती केस के द्वारा हमने इसको किया है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, केशवानंद भारती केस। अगला देखिए, अगला है कानून के समक्ष समानता का विचार किस देश से लिया है। कानून के समक्ष समानता का विचार हमने कहाँ से लिया है, तो ये किसके हिसाब से लिया अपन, ये आपको बताना है। अमेरिका के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के, आयरलैंड के या जर्मनी। कानून के समक्ष समानता का अधिकार आपने किससे, आपका अमेरिका के संविधान से लिया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है, 7वीं अनुसूची में आपका किया गया है। केंद्र और राज्यों का संबंध आपका जो विषय होने वाला आपकी 7वीं अनुसूची में होने वाला। अगला देखिए, शिक्षा किस सूची का है, तो शिक्षा आपने देखा होगा आपके राज्य, आपका जैसे अपन मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड है, अगर अपन स्टेट राज्य देश लेवल पे जाए तो सीबीएसई पैटर्न भी मिलता है। मतलब सीबीएसई कौन कंट्रोल करता है, आपका केंद्र, और मध्य प्रदेश बोर्ड को कौन कंट्रोल करता है, तो आपका राज्य। तो ये आपका होने वाला है, ये समवर्ती सूची का विषय होने वाला है शिक्षा। अगला देखिए, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किस सूची में आते हैं। पुलिस की अगर बात करें, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस किस में आ रही है, ये आपकी राज्य सूची में, पुलिस किस में आती है, राज्य सूची में आती है। अगला देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो सी राजगोपालाचारी है। अगर बात करें कि भारत का अंतिम अंग्रेजी गवर्नर, तो वो कौन होने वाला, लॉर्ड माउंटबेटन होने वाला है। अगला देखिए, संविधान, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन हो। संघीय क्या भाई साहब, संघीय शक्ति की अगर बात करें, ये कौन होने वाला, तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका होने वाले हैं। अगला देखिए, अगला है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको त्यागपत्र देता है। अगला देखिए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होने वाला, 3:2 होने वाला। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो ये आपका 22 जुलाई 1947 को भारत का हमने राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया। अगला देखिए, हम भारत के लोग शब्द संविधान में कहाँ मिलते हैं। तो हम भारत के लोग संविधान में ये वाली चीज़ कहाँ मिलती है, तो प्रस्तावना में मिलती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, किस देश से भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू की। तो हमने ये कनाडा से ली। कहाँ से ली है, तो कनाडा से हमने ली है। अगला और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। तो अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होने वाला। किसके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास आपका अंतिम अधिकार होने वाला है। तो ये चीज़ आपके क्लियर हो चुकी होगी। बाकी क्या भाई साहब, तो ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।